हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्थिर विद्युत। बात आती है कि स्थिर विद्युत होता क्या है। स्थिर विद्युत समझने से पहले समझते हैं कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत आपने कभी महसूस किया होगा कि यदि आप कभी हाई टेंशन तार या फिर जैसे आप कोई भी तार के समीप गए होंगे तो वो जो तार यदि उसमें करंट बह रहा होगा तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। ये अक्सर होता है। अक्सर क्या है, ये होता ही होता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझते हैं विद्युत। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत। तो विद्युत क्या है, तो विद्युत उस ऊर्जा का नाम है जो क्या करता है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करता है, गुण रखता है या क्या करता है, बल रखता है। उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। तो विद्युत क्या है, उस ऊर्जा को कहेंगे जो क्या करेगा, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, ये आकर्षित करता है। चलिए, समझ आया विद्युत। चलिए, अब बात आती है कि यहाँ पर आपने कहा स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत क्या होता है, तो आवेशों के स्थिर होने से जो क्या होगा, उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, तो उसके दौरान जो ऊर्जा निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहेंगे। बात आती है कि ये आवेश होता क्या है, क्या इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्या कैसे उत्पन्न होगा, इसके विषय में हम समझते हैं। सबसे पहले बेसिक्स हम जानते हैं कि सर परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। और आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। और इस नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आप जानते होंगे कि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन कह सकते हो। ये कोई भी चार्ज नहीं होता इसके पास, आवेशहीन भी कह सकते हो, कोई भी आवेश नहीं होता है इनके पास। अच्छा, प्रोटॉन समझ लिए। तो उदासीन किस प्रकार से हुआ, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसी नाभिक के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि ये नाभिक से बंधा हुआ होता है। जितना ज्यादा ये करीब होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, प्रबल बंध से नाभिक से बंधा हुआ होगा। जितना ज्यादा दूर में होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, कम दुर्बल बंध से बंधा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये निकल सकते हैं। जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो सकते हैं, इस नाभिक से दूर निकल सकते हैं। तो जब परमाणु अपने में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को, परमाणु जब क्या करेगा, अपने में से कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इसको क्या हुई, हानि हुई, तब इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, धन आवेश। ठीक है, क्या आ जाएगा, धन आवेश। क्या कहा मैंने, परमाणु में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। कारण, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। और यही परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार में हमारे परमाणु के अंदर ऋण आवेश की विकसित हो जाएगा। ऋण आवेश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो बातें हुई परमाणु की। हम कैसे जानेंगे कि ये जो आवेश है धन आवेश है कि ऋण आवेश है, इसके विषय में हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये उत्पन्न कैसे होता है। अच्छा, जब इसकी बातें कर ही रहे हैं तो एक प्रोटॉन में जो आवेश होता है वो और एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है इसको भी जान लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है ये लगभग होता है आपके किसके, लगभग -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, कूलाम क्या, ये इसका एसआई यूनिट है। किसका,
आवेश का एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो माइनस है ये कोई इसका मान निगेटिव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये क्या बताता है हमको? केवल और केवल डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि दिशा को बता रहा है। अच्छा, प्रोटॉन में भी देख लेते हैं कि एक प्रोटॉन में कितने आवेश होते हैं। तो एक प्रोटॉन में जो आवेश होता है ये लगभग होता है +1.6 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर भी क्या हुआ? कूलाम आया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये जो प्लस माइनस है इनका वैल्यू नहीं बता रहा है, ये इनका क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो जैसे आपने 6 क्लास में आपने वो पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो आप जानते होंगे कि यदि ये हमारा 0 पॉइंट है तो इधर जाते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर आते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि प्रोटॉन की दिशा यदि इस ओर है, प्रोटॉन की दिशा किस ओर है? यदि इस ओर है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किस ओर होगी? इस ओर होगी, है ना। तो ये वैल्यू जो है ये इसी को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इसी चीज को बता रहा है। चलिए, इतने बातों को नोट कीजिए और हम आगे समझते हैं कि इनको हम कैसे जानेंगे कि किसी वस्तु में प्लस आवेश होता है कि माइनस आवेश होता है। चलिए मिटाते हैं इनको। तो हम क्या करते हैं, एक हम क्या ले लेते हैं? छड़ ले लेते हैं। किसका छड़ ले लेते हैं? ग्लास का। ठीक है, कांच का हम क्या ले लेते हैं? एक छड़ ले लेते हैं। उम्मीद है आपको दिख रही होगी। ठीक, कांच का हमने छड़ ले लिया और इसके बाद हमने क्या कर लिया? एक रेशमी कपड़ा ले लिया। ये आपके अक्सर घरों में पाया जाता है, घरों में मिल जाता है। ये कौन सा कपड़ा लिया हमने? रेशम का कपड़ा ले लिया। ठीक है, अब बात आती है कि इस रेशम के कपड़े को हम इसमें क्या करेंगे? रगड़ेंगे। इस रेशम के कपड़ों को हम क्या करेंगे? इस कांच के छड़ पर हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद इसको हम क्या कर देंगे? ऐसे इसको धागे से बांध करके लटका देंगे। फिर एक दूसरा कांच का छड़ लेंगे, दूसरा ही हम क्या कर लेंगे? कांच का छड़ लेंगे और इसको इस रेशमी कपड़े से क्या करेंगे? फिर से रगड़ेंगे। और रगड़ने के बाद जब हम इसको इसके करीब लाएंगे, किसको? इस छड़ को जब हम इसके करीब लाएंगे तो होता क्या है? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर भागते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ? बात आती है कि इनमें ऐसा क्या उत्पन्न हो गया कि ये एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। दूर भागने का मतलब वही है कि एक दूसरे का फेस देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो रेशम है इसका जो ऊर्जा होता है इसको रगड़ने पर तो ये इसका ऊर्जा ले लेता है। यानी कि इसका ऊर्जा कहने का मतलब है कि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किसमें चला जाएगा? रेशम के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? रेशम के अंदर। तो रेशम के अंदर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी। अब कांच से क्या हुआ? रेशम में इलेक्ट्रॉन निकला है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। तो इस धन आवेश के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। समझ आया? अच्छा, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का छड़ ले लेते हैं। इस बार हम क्या कर लेते हैं? प्लास्टिक। एबेनॉइड भी ले सकते हो आप, लेकिन क्या है कि जनरली एबेनॉइड आप जानते नहीं है तो उसके विषय में बात करना अच्छा भी नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं? प्लास्टिक का छड़ ले लेते हैं। और इस बार हम कपड़ा कैसा ले लेते हैं? ऊन का ले लेते हैं, जो सर्दियों को दिनों में पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, वैसा वाला कपड़ा ले लेते हैं। ऊनी कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ऊनी कपड़ा है अपने पास। फिर से वही काम दोहराते हैं क्या कि इसको इसके साथ रगड़ेंगे। यानी कि ऊनी कपड़े को प्लास्टिक के छड़ के साथ क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो होगा क्या कि इस बार ऊनी कपड़ा अपना ऊर्जा किसके ऊपर खो देगा? प्लास्टिक के ऊपर खो देगा। यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस वाले छड़ के ऊपर क्या कर देगा? ये डाल देगा कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? खो दिया है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ठीक है,
अब यही बात हमको यदि जाननी हो कि सर कैसे पता चला हमको कि इसमें ऋण आवेश आया है, इसमें धन आवेश आया है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक छड़ और इसका एक छड़ ले जाकर के आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के समझ चले जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास ले जाते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, आकर्षित करने लग जाते हैं। एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, ये कांच का है और ये मान लो क्या है, प्लास्टिक का है। तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, बातें समझ आई। तो इस प्रकार जो आवेश उत्पन्न होता है ये धन आवेश और ऋण आवेश होता है, यानी कि दो ही प्रकार के आवेश होंगे, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। अच्छा, इस प्रकार से जो विद्युत उत्पन्न हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। समझ आया, चलिए। अच्छा, अब बात आती है कि दिमाग में एक सोच आता है क्या, कि क्या किसी आवेशित बॉडी से, बॉडी भी ले चाहे छड़ लो चाहे कोई भी पदार्थ लो, किसी उदासीन बॉडी को यानी कि किसी भी उदासीन पदार्थ को हम क्या उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण, अगला टॉपिक है हमारा क्या, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो ये बातें आपको समझ आई होगी, ये जस्ट एग्जांपल है, आप ऐसा मत कहना कि ये हमारे नोट्स के अंतर्गत ले सकते हैं, आपकी इच्छा आप लेना चाहो तो, बट एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसको देखा। चलिए, तो हमने क्या कहा, अगला हमारा टॉपिक क्या है, स्थिर विद्युत प्रेरण, यानी कि किसी के अंदर प्रेरण से जो आवेश उत्पन्न होगा और उस आवेश के कारण क्या होगा, उसके अंदर स्थिर विद्युत यानी कि विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने, अच्छा ये वाला जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ ये क्या है, आपने स्कूल लाइफ में किया होगा। अपना स्कूल लाइफ मतलब कौन सा, 12वीं वाला नहीं, अरे 8वीं 4वीं 7वीं 8वीं जो भी आपका हो, उस टाइम पर आपने किया होगा। कैसे वाला किया होगा आपने, तो आपने एक काम किया होगा क्या, कि आप स्केल जो जिससे आप क्या करते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं, उस स्केल को आप क्या किए होंगे, अपने बालों से इस प्रकार रगड़े होंगे। रगड़ने के बाद क्या किए होंगे, आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ क्या किए होंगे, ऐसा उसको उसके पास ले गए होंगे। अरे कागज छोड़िए, स्केल छोड़ दीजिए, कंघी में भी आप क्या करते हो, ऐसे जैसे रगड़ते हैं तो होता क्या है, जैसे हम छोटे छोटे कागज के पास ले जाएंगे तो वो क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचने लगता है। क्या करने लगता है, खींचने लगता है। कारण क्या है, क्योंकि ये एक आवेशित क्या है, बॉडी है। अब मान लो जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूं और ये मान लो हमारा क्या है, कागज का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर क्या है, जितना उदासीन मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। ठीक है, जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक आवेशित, अब स्केल लो चाहे कंघी लो चाहे जो लेना है लो, हम उसको ले चलते हैं। अब मान लो इसके ऊपर यदि धन आवेश होता, मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्या होता, धन आवेश होता, तो ये क्या करता, इसके जितने भी ऋण आवेश है ये इसको क्या कर लेता, अपनी ओर खींच लेता। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है। प्लस क्या करेगा, माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन बेसिक चीज। तो ये क्या करेगा, जितना भी माइनस वाला चीज रहेगा उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और जितना सजातीय बंधु है ये उसको क्या कर देगा, अपने से दूर फेंक देगा। अपने से क्या करेगा, ये दूर फेंकना चाहेगा। अब बात आती है कि क्या ये हमेशा के लिए रहेगा ऐसा, नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब मैं इसको इससे दूर ले जाऊंगा, किसको, इस स्केल को या कंघी को, आप जो भी हो, है ना, स्केल या कंघी जो लेना चाहो आप ले सकते हो, है ना, ये कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि जब मैं इसको इससे दूर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पुनः अपने स्थिति में आ जाएगा, यानी कि जो स्थिति इसकी पहले थी वैसे ही ये फिर से आ जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। बातें समझ आई, क्या होता है स्थिर विद्युत प्रेरण। चलिए, इतनी बातें आप समझ चुके होंगे स्थिर विद्युत के विषय में। अब आगे चलते हैं कि ये जो आवेश है इनके विषय में आप चर्चा करते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि आवेश दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, धन आवेश और ऋण आवेश। कोई और आवेश आप जानते हो तो बता सकते हैं। नहीं, इतना ही आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश धन होता है, ऋण आवेश होता है, मतलब उसके ऊपर ऋण होता है। ठीक है, धन आवेश का निर्माण कब होता है, जब परमाणु अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, परमाणु से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, हानि हो जाए। ऋण आवेश कब होता है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की लाभ हो जाए, या फिर आप कह सकते हो परमाणु में
इलेक्ट्रॉन का ग्रहण से होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण से होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण से होता है ऐसे। ठीक, बातें समझ आई यहाँ तक? चलिए अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या, आवेशों के विशेषताएं या आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। चलिए चर्चा करते हैं आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं। तो हमने क्या कहा, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण कहो चाहे आवेशों के गुण कहो, ठीक है, आवेशों के गुण। तो सबसे पहला है आवेशों का योगात्मकता, योगात्मकता गुण, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एडेक्टिव रूल, योगात्मकता, एडेक्टिव, जब किसी चीज की आदत लग जाती है ऐसी टाइप, ठीक है, योगात्मकता गुण। तो योगात्मकता गुण में होता क्या है कि हमारे यदि कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो यानी कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसके अंदर ढेर सारे पार्टिकल होंगे, और ढेर सारे पार्टिकल होंगे तो उसके भी अलग अलग चार्ज होंगे, जैसे कि इसका Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये टाइप के चार्ज होंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये गुण है ये क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का जो कुल चार्ज होगा वो इन सभी को ऐड करने पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है कि सभी के सभी पॉजिटिव नहीं होंगे, कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि ये सदिश बीजगणितीय योग कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हैं, सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने सदिश क्यों कहा यहाँ पर, है ना। आवेश तो सदिश है क्योंकि उसका डायरेक्शन पर निर्भर करता है, आपने 11th में पढ़ा होगा सदिश सदिश क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ 10 कूलम का, और एक है मेरे पास मान लो यहाँ पर -7 कूलम, और एक है मान लो मेरे पास 3 कूलम। अब मेरे को पूछ रहा है कि इस बॉडी का जो Q होगा यानी कि कुल आवेश होगा वो किसके बराबर होगा। तो चर्चा करते हैं इस बॉडी का जो कुल आवेश है वो किसके इक्वल होगा। तो मैंने अभी क्या समझाया आपको कि इनको सभी को जोड़ दीजिए, तो जो जैसा है वैसा उसको जोड़ दीजिए। तो ये प्लस में है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस है तो प्लस, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 कूलम। तो यानी कि इस बॉडी के ऊपर टोटल कितने चार्ज है करके कहा जाए तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितने कूलम है, 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इस प्रकार इसका जो यूनिट है ये मतलब इसका जो आवेश है ये कुल कितना हुआ, 6 कूलम हुआ। तो योगात्मकता गुण समझ आया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका गुण है आवेशों का संरक्षण नियम। अब इसको तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्या कि किसी भी पृथककृत बॉडी का या फिर निकाय का, बॉडी ना कह करके आप क्या कहें, निकाय का, ठीक है। दूसरा जो गुण है इसका क्या, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। तो आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है, देखिए इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अकेला, तन्हा, है ना। तो किसी भी पृथककृत निकाय का जो कुल आवेश है ये क्या रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है। कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, कोई भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, आइसोलेटेड हो चुका है। तो ना तो उसको कोई चार्ज दे पाएगा, यानी कि ना ही कोई उसको आवेश दे पाएगा, ना ही अपना आवेश किसी को दे पाएगा। इस कारण से इसका जो पूरा जो आवेश है ये क्या रहेगा, नियत रहेगा। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आपने इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं, ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, नहीं क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो क्या होता है, केवल इनका क्या होता है, रूपांतरण संभव होता है, यानी कि केवल एक से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। ये केवल एक से दूसरे रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आज मेरे पास था तो कल आपके पास आ जाएगा, ऐसा टाइप का है। तो केवल एक से दूसरे रूप में क्या हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं, लेकिन आप इसको निर्माण नहीं कर पाओगे, ठीक है। आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, केवल एक से दूसरे रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं भी कह सकते हो।
इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि पूरे ब्रह्मांड का जो कुल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा तो जितने मेटल बने होंगे वो बन चुके होंगे, उनमें जितना आवेश था रह चुका होगा, और ना तो कोई आवेश उत्पन्न होगा ना ही उनका कोई आवेश नष्ट होगा। केवल एक मेटल से दूसरे मेटल में या दूसरे नॉन मेटल में क्या होगा, वो जाता रहेगा, और इसी प्रकार पूरी घटना चलती रहेगी। यानी कि ये एक प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड का जो कुल चार्ज होगा यानी कि कुल आवेश होगा वो क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज आती है इसके अंदर कि एक शब्द आता है क्वांटीकरण। क्या कहा मैंने, क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए इसको मिटाएं। चलिए, तो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण। अब बात आती है बच्चों की, ये क्वांटीकरण क्या है। बात आती है कि ये आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। सबसे पहले तो समझिए कि क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटाइजेशन, इंग्लिश में कहें तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटीकरण कहने का अर्थ है कि जो हमारा आवेश का जो मान है ना, किसी भी बॉडी में जो आवेश है, ये ऐसा अपना मन चाहा वैल्यू नहीं ले लेगा, और ना ही ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा। डिस्क्रीट का मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में रहेगा। ऐसा नहीं कि एक मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ये 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसा टाइप का भी नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब टूटा हुआ या पैकेट्स के रूप में रहेगा। ठीक है, किस रूप में रहेगा, पैकेट्स के रूप में रहेगा। अब बात आती है कि हमने क्या कहा, आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश अपनी मन चाही वैल्यू यानी कि मन चाहे मान को ये नहीं पाएगा। तो किस प्रकार के मान को पाएगा, तो इसके ऊपर निर्भर करता है अपना इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, जहां E क्या होता है, E क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो N है, ये जो N है ये क्या है, एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। ये क्या है, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यानी कि इसका वैल्यू किसके किसके इक्वल हो सकता है, एक तो n बराबर आप क्या रख सकते हो, +-1 रख सकते हो। अरे पूर्ण संख्या कहने का मतलब है यहाँ पर कि उसका जो वैल्यू है ये माइनस से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेकिन 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी आवेश नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या कहा, n बराबर क्या हो सकता है, +-1। चलिए मैंने क्या रखा, मान लो 1 रख लिया। ठीक है, तो 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा 2 रखूंगा तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 रखूंगा तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस प्रकार के मान को ये क्या कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा। कभी भी इसका जो मान है ये ऐसा 1, 2, 3 ऐसा नहीं रहेगा। एक आवेश ऐसा नहीं रहेगा, 1 कूलम आवेश ऐसा नहीं रहेगा, या 2 कूलम आवेश ऐसा नहीं रहेगा। वो किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा। ठीक है, और भी चलता रहेगा ऐसे, ये काम चलता रहेगा। ठीक है, ये काम ऐसा क्या रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, समझ आई बातें। चलिए, तो क्वांटीकरण कहने का मतलब है कि उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, सतत रूप से नहीं होता है, वो क्या होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है। उसका जो मान है ये क्या रहता है, फिक्स रहता है कि वो इसी वैल्यू को ही क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, अन्यथा किसी वैल्यू को वो ग्रहण नहीं करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम, इसके विषय में आपने 11th में पढ़ रखा होगा। कूलाम का नियम शायद उग्रा वाला चैप्टर था आपका फिजिक्स में। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, अब हम किससे संबंधित कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, स्थिर विद्युत क्या होता है, स्थिरता के कारण, आवेशों के स्थिरता के कारण जो एक दूसरे पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो लगाएगा, तो उस बल के कारण जो विद्युत उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। अब बात आती है कि इससे संबंधित कूलाम का नियम क्या कहता है। ये कूलाम का नियम अपने पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स पढ़ेंगे उसके लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास मान लो एक Q1 नाम का आवेश है और एक मान लेते हैं Q2 नाम का आवेश है। Q1 और Q2 दोनों प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं,
यानी कि दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, सजातीय यानी कि एक जैसे भी हो सकते हैं और विजातीय भी हो सकते हैं। विजातीय का मतलब एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस भी हो सकता है। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है ये कितना है, स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है। तो स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों के बीच जो सजातीय होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विजातीय होगा, विजातीय मतलब एक दूसरे से विपरीत आवेश के हुए, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कूलाम का नियम कहता है कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम के आकर्षण या प्रतिकर्षण संबंधी कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अच्छा ये बल कैसा है, आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। तो क्या कहता है अपना जो बल है, ये क्या कहता है कि पहले तो कहता है कि ये जो बल है, ये बल कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये इन दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या कहा, फिर से सुनिए, ये क्या है, इनके परिमाण, परिमाण क्या मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड है ना। इनका मतलब कहने का अर्थ है कि इनके ऐसा कह सकते हो कि इनकी क्षमता, इनकी क्या क्षमता, एक प्रकार से कह सकते हो क्षमता, बट ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इनको परिमाण कहेंगे। तो क्या कहता है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ये किसके समानुपाती है, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, या फिर कह सकते हो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। तथा दूसरी बात, यानी कि जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा बल होगा, यानी कि एक दूसरे को उतना ही तेजी से खींचेंगे भी और उतना ही तेजी से या उतना ही बल से क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे। दूसरी बात, इनके मध्य दूरी के, इनके मध्य मतलब इनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये पहला इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो। तो क्या कहता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम बल लगेगा, और जितना कम दूरी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बल लगेगा। अब इन दोनों समीकरण को यदि हम मिला करके लिखें तो हमको क्या करेगा, थोड़ा जगह की आवश्यकता होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो पहले हम नियम को लिख देते हैं कि लगने वाला जो बल है ये क्या होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती है। और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इतने को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, मिटाता हूं मैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, पहले तो हमने क्या कहा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा हमने क्या कहा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को यदि हम मिला करके लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। अब बात आती है कि समानुपाती नियतांक को हटाते हैं, तो समानुपाती नियतांक हटाने के लिए हम लिखते हैं k, ठीक है, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जहां k क्या है, जहां हमारा k क्या है, एक स्थिर विद्युत बल नियतांक, स्थिर विद्युत बल नियतांक, स्थिर विद्युत बल नियतांक, ठीक है। अब बात आती है कि इस k का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ k, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K
Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो K बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो F इंटू R का स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा Q1 Q2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि K का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट यानी कि बल का जो यूनिट है ये आप सब जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी, दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और आवेश का हमने अभी अभी आपको बताया क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम और कूलाम आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, तो क्या हो जाएगा ये कूलाम का वर्ग। क्या हो जाएगा ये कूलाम का वर्ग। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। ये क्या है, के की यूनिट है, के की इकाई है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। के की जो यूनिट है ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। अब आते हैं इसके मान क्या होते हैं। तो देखिए इसका जो मान होता है ये लिखा जाता है 9 × 10⁹ यानी कि 9 × 10⁹9। अच्छा यूनिट भी लिख लो साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। ठीक है, अच्छा एक और चीज होता है इसका वैल्यू क्या, K = 1/4πε0। 1/4πε0। तो यहाँ पर यदि हम F को लिखना चाहें तो F = क्या हो जाएगा अपने लिए, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R का स्क्वायर। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। अच्छा कई बच्चों के मन में बात चल रही होगी कि ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, एप्सिलॉन मतलब क्या। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। अब ये किसके लिए है, यहाँ पर 0 लग गया, मतलब किसके लिए हो गया, ये वायु या निर्वात के लिए। अच्छा यहाँ पर इस चैप्टर में हम वायु और निर्वात दोनों को हम क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वायु या निर्वात के लिए क्या हुआ, ये विद्युतशीलता। क्या हुआ, ये विद्युतशीलता। ठीक है, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, हाँ इसका भी एक वैल्यू है, ये क्या होगा 8.85 × 10⁻12। अब जो यूनिट के का था जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और कूलाम की पावर 2। ये क्या है, एप्सिलॉन 0 का मान है। अच्छा ये सब मान फिक्स होते हैं क्या, नहीं, ये सब किसके लिए होते हैं, ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम और प्रकृति पर, पदार्थ के माध्यम के एवं प्रकृति के ऊपर, माध्यम एवं प्रकृति पर निर्भर करते हैं ये जो मान है वो। ठीक, समझ आया आपको कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एग्जाम में आए तो आप इसको इस प्रकार से आप इनको लिखेंगे। ठीक है, अब आगे के क्लासेस में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा उनसे संबंधित जितने भी डेरिवेशन है उनके विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक मैंने आज जो समझाया वो समझ आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, तो आगे पढ़ाई करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।